Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल. सो वेल आज हम लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं बेस्ड ऑन करंट वोल्टेज पावर एंड एनर्जी जो आपका यूनिट है. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था फ्यूज़ वायर के ऊपर और आज नेक्स्ट लिख लीजिए आप. नेक्स्ट लिखिए आप हीटर के बारे में लिख लीजिए क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट है ये आते हैं. ठीक है, हीटर वायर कौन सी होती है, फ्यूज़ वायर किसकी बनी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा बिना देखे. ठीक है, मुझे आंसर बताया, मैंने ट्रिक भी बताया था आपको. जो हीटर वायर है, हीटर वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बताइए. क्या ये जल्दी मेल्ट होनी चाहिए कि लेट? भाई अगर जल्दी मेल्ट हो गई तो आपकी चाय नहीं बनेगी, है ना. आपका सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट बनता है वो नहीं बनेगा. तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा. उसके बाद ये बनी किसकी होती है, ये बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये निक्रोम की बनी होती है. निक्रोम मतलब निकल प्लस क्रोमियम. ये निकल और क्रोमियम की मिलकर बनी होती है, इसको निक्रोम बोला जाता है. ठीक है, निक्रोम. और इसका रेजिस्टेंस भी कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकने की क्षमता हाई होती है, तभी तो वहाँ पे करंट इकट्ठा होकर वहाँ पे हीट देता है. जितना ज़्यादा करंट रोकेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. तो ये छोटी सी बात याद रखना कि हीटर वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये किसकी बनी होती है, निक्रोम की बनी होती है. चलिए अगला पॉइंट लिखिए. अगला पॉइंट लिखिए आप. ये छोटे छोटे पॉइंट है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है ये आपको भी पता है. इलेक्ट्रिक बल्ब में एक बार इसकी बढ़िया सी एक डायग्राम बनाता हूँ. ये बन गया आपका बल्ब. ठीक है, ये लगा इसके मेन छोटे छोटे प्लग और यहाँ से ऐसे आते हैं और बीच में ऐसे ऐसे एक तार लगी होती है. ऐसे होता है आपका बल्ब. ठीक है, पेंटिंग मेरी बहुत ज़बरदस्त है, आप भी ऐसी पेंटिंग बना सकते हो. चलिए ये जो फिलामेंट होता है, इसमें जो फिलामेंट इसका बनाया जाता है जो आपको लाइट देता है बेसिकली, ये किसका बना होता है, ये बना होता है आपका किसका, टंगस्टन का. किसका बना होता है, टंगस्टन का. क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है. किससे बना होता है, ये बना होता है आपका टंगस्टन से. किससे बना होता है, टंगस्टन से. क्वेश्चन पूछा जाता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा मुझे बताइए. मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल भाई हाई होगा, क्योंकि हाई होगा तभी तो ये जल्दी से तार नहीं टूटेगी. जल्दी से तार नहीं टूटेगी. देखिए ये जो कॉइल होती है ऐसे करके क्यों लगाई जाती है, ऐसे करके बीच में क्यों लगाई जाती है, इसको सीधा क्यों नहीं ऐसे लगाया गया, इसलिए ताकि इसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ी. इसको खींच के देखना है, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी. अगर तार की लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस हाई होगा तभी करंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी. बेसिकली हीट की वजह से ये क्या होता है, ग्लो करता है. ठीक है, हीट की वजह से ग्लो करता है. चलिए अब ये कितनी डिग्री पे लाइट देता है इसको लिख लो. इसका बेसिकली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक. और ये हीट देता है वो कितना होता है, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक. जब ये गर्म हो जाता है तब ये हीट ये लाइट देखना स्टार्ट करता है. बोलेगा कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कब करता है, कितने टेम्परेचर पे, तो 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक जैसे टेम्परेचर होता है तो ये जो टंगस्टन होता है ये आपको लाइट देना स्टार्ट करता है हीट के साथ साथ. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा और रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, हाई होगा. रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, हाई होगा. अब एक क्वेश्चन आता है कि इस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है. इसमें गैस भरी जाती है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस. कौन सी गैस होती है इसमें, नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस होती है. ठीक है, नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस. और जो आपकी ट्यूबलाइट होती है, जो आपकी ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में क्या होता है, उसमें मरकरी वेपर भरे जाते हैं. क्या होते हैं वो, जो वाइट लाइट देता है उसमें मरकरी वेपर फिल किए जाते हैं, मरकरी वेपर. ठीक है, इसलिए वो वाइट लाइट देती है. और बाकी जो बल्ब का फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस भरी जाती है. कितनी डिग्री पे ग्लो करता है, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, कॉमन सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट हाई ही चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको पिघलने के लिए उतनी अच्छी बात है. फिलामेंट किसका बनता है, टंगस्टन, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए इसको लगाया जाता है. इसकी जगह आयरन की तार क्यों नहीं लगाई जाती है ना, एल्यूमिनियम की क्यों नहीं लगाई जाती, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है.
ठीक है, चलिए आगे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एक तो मैंने सिर्फ सिंपल सी बात बताई, एक इलेक्ट्रिकल हीटर बताया और एक आपको इलेक्ट्रिक बल्ब बताया। इलेक्ट्रिक हीटर किसकी बनी होती है, उसकी तार किसकी होती है, निक्रोम की, मतलब निकल प्लस क्रोमियम। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हाई होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको गैस याद रखनी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये तो कॉमन सेंस है। और किसका बना होता है फिलामेंट, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए इतनी बात कर लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए अभी आप गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए आप, नेक्स्ट लिखिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है आपका, ये आपका डिटेक्ट करता है क्या, ये आपका डिटेक्ट करता है मिनिमम करंट। क्या, मिनिमम करंट। कभी किसी तार में बहुत कम करंट होगा और आपको इसको चेक करना है, तो मीटर वगैरह लगा दो कुछ भी, ये आपको रीडिंग नहीं शो करेगा क्योंकि बहुत कम करंट है। इसलिए इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, मिनिमम करंट को भी मेजर करके दे देता है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इसमें, एंड आल्सो डिटेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है। हमें ये भी बताता है कि करंट किस साइड से किस साइड चल रहा है, ठीक है, ये भी बताता है। अगर आप पे तार से इस साइड से करंट पास कर रहा है तो ये बता देगा कि इधर से इस साइड चल रहा है, अगर इससे कर रहा है तो इस साइड बता देगा, ठीक है। ऐसे बीच में होता कुछ नहीं है, बेसिकली एक छोटा सा ऐसे डिब्बा टाइप होता है और इसमें एक नीडल लगी होती है ऐसे, और यहाँ पे कुछ रीडिंग होती है बस। जैसे करंट इस साइड से आएगा तो इसकी नीडल इस साइड बेंड कर जाएगी तो पता चल जाएगा करंट इस साइड चल रहा है। अगर इस साइड से आएगा तो नीडल इस साइड बेंड करेगी, पता चल जाएगा करंट इस साइड चल रहा है। और जो नीडल शो करेगी वो रीडिंग शो करेगी कितना करंट चल रहा है। तो गैल्वेनोमीटर किसके काम आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वेरी लो करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मिनिमम करंट हो, लो करंट हो, उसको डिटेक्ट किससे किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर एक काम और करता है, वो कौन सा होता है, ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है, ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करो, इट इज़ मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी बताया सेंसिटिव होता है, मतलब छोटी सी रीडिंग भी दे देगा आपको इलेक्ट्रिक करंट, देन एमीटर से। किससे, एमीटर से। जो एमीटर होता है उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, उसको करंट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। कनेक्टेड इन, मान लीजिए इस तार से करंट आ रहा है ऐसे, ठीक है, करंट आ रहा है। अगर आपको पता करना है कि कितना करंट जा रहा है तो क्या आप गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल में लगाओगे यहाँ पे, भाई अगर पैरेलल में लगाएंगे तो करंट इस साइड क्यों जाएगा, वो इस साइड से निकल जाएगा। जब आप बीच में इसमें नीडल लगी होती है, यहाँ से करंट पास होना है, तो वो इस साइड से क्यों जाएगा, पैरेलल है, इसी रास्ते से निकल जाएगा वो। तो इसलिए इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये करंट आ रहा है आपका आई, इसको इसी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज़ विद करंट। ये करंट के सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, तभी आपको ये रीडिंग बताएगा, तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। बस एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लो, इट इज़ कनेक्टेड, इट इज़ वर्क, ऐसे लिख लो, इट इज़ वर्क ऑन डीसी करंट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट पे काम करता है। डीसी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट, जब आपकी करंट ऐसे चलती सीधी इसमें, और अल्टरनेट मतलब जब आपकी करंट ऐसे चलती तारों में, अल्टरनेट चेंज होती रहती है। आपकी जो घर में तारें होती है उन सब में एसी करंट चलता है, अल्टरनेट चलता है। और जो बैटरी का आउटपुट होता है वो डीसी होता है, और बैटरी चार्ज भी डीसी से होती है। आपका मोबाइल चार्ज भी डीसी से होता है। देखो, आपको डीसी 12 वोल्ट का अगर चार्जर होगा तो आपके मोबाइल के चार्जर से आपको करंट नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी इतना करंट को बहुत ईजिली सहन कर सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अल्टरनेट करंट भी अगर आप मिनिमम हुआ 60 से 70 तक का ये वोल्टेज झटका बर्दाश्त कर लेती है, 60 से 70 तक वोल्ट का, लेकिन 220 वोल्ट का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, और आपको अच्छा खासा शॉक लगेगा, ठीक है। तो डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट,
कैसा होता है, डायरेक्ट। आपकी तारों में कैसा चलता है, अल्टरनेट करंट चलता है। तो ये अल्टरनेट करंट पे काम करता है। किसी तार से सीधा करंट जा रहा है तो उसको मेजर करने के लिए बताता है कि कितना करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर। चलिए गैल्वेनोमीटर को एक बार थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आपको। मैंने बोला गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है आपका सेंसिटिव करंट या कम से कम मिनिमम करंट को मेज़र करने के लिए, और आपको ये क्या करता है, करंट की डायरेक्शन भी बताता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरी बात, ये एमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि कम से कम अगर एमीटर भी चेक कर सकता हो तो फिर हम लोग इसको क्यों यूज़ करेंगे, फिर तो हम एमीटर ही रखते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर क्यों यूज़ करना। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर से बहुत सेंसिटिव होता है ये। और इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो कॉमन सी बात है, अगर तार में करंट कितना जा रहा है चेक करना, तो उसके कनेक्ट सीरीज में लगाओगे तभी तो करंट पता चलेगा इसमें कितना जा रहा है। पैरेलल में कोई मतलब नहीं बनता। और ये किस पे काम करता है, हमेशा डीसी। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर वो एसी पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको गैल्वेनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एमीटर। एमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेजर करंट को मेजर करता है, लेकिन कैसे वाला करंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को। अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा होगा तो आप किससे मेजर करते हो, एमीटर से मेजर करते हो। ये कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये भी सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। भाई कोई चीज़ मेजर करनी है इसको सीरीज़ में ही लगाना पड़ेगा, तभी उसमें से पास होगा तो पता चलेगा रीडिंग क्या दे रहा है। इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। कैसे लगाया जाता है, इसको सीरीज़ में लगाया जाता है। और इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस। कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना कि एमीटर किसके लिए यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर करता है, लेकिन कौन से वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मिनिमम वाला। कौन से वाला, मिनिमम वाला। एक आता है आपका आइडियल एमीटर, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आइडियल एमीटर क्या होता है, आइडियल एमीटर एक ऐसा एमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है कितनी होती है, वो लगभग 0 ओम के बराबर होती है। लगभग 0 ओम। मतलब एमीटर का काम क्या होता है, उसका लो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसको सिर्फ मेजर करना, रोकना थोड़ी है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए इसका। तो एमीटर हमारा हाई करंट मेजर करता है, हाई करंट कि कितना ज़्यादा करंट होगा मेजर कर सकते हो। अगर मिनिमम होगा कम से कम तो वो आप गैल्वेनोमीटर बताएगा। ठीक है, और आइडियल एमीटर बोला जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, ना के बराबर, मतलब 0, लगभग 0। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आंसर विल बी 0 ओम। कितना होगा, 0 ओम। तो आगे लिखिए बोल्ट मीटर, बोल्ट मीटर। तो बोल्ट मीटर क्या होता है, टू मेजर वोल्टेज मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर के काम आता है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, वो कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये पैरेलल में। अभी तक आप जो भी पढ़ रहे हैं सबको सीरीज में लगाया, लेकिन वोल्टेज को कैसे लगाया आपने, वोल्टेज को आपने पैरेलल में लगाया। और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। देखो अभी क्लास वैसे भी इसकी ज़्यादा हो रही है, और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक एक पॉइंट को प्रूव करूँगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेटर कि आप ये छोटे 2-2, 3-3 पॉइंट इसके याद रखो। तो अभी तक सब में रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, लो रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस लो मतलब लगभग 0 के बराबर होता है, उसको एमीटर बोला जाता है आइडियल। लेकिन वोल्ट मीटर के केस में सब कुछ उल्टा होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आइडियल वोल्ट मीटर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग इनफाइनाइट के बराबर होता है, मतलब अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब जिससे करंट पास ही ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइडियल एमीटर कैसा, जिसका ओम कितना, रेजिस्टेंस कितना, 0। ठीक है, और आइडियल वोल्ट मीटर मतलब जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। ऐसे याद रखो, वोल्ट मीटर वोल्ट झटका ज़्यादा लगता है, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया इसका। ठीक है, लगभग अनलिमिटेड के बराबर हो गया, इनफाइनाइट के बराबर।
तो आई होप आपको गैल्वेनोमीटर समझ आया होगा, आपको एमीटर समझ आया, आपको वोल्टमीटर समझ आया। वोल्टमीटर क्या करता है, हमें वोल्टेज चेक करने के काम आता है। इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज जो भी करंट होगा, प्लस इसमें रेजिस्टेंस हाई होगा। और आइडियल एमीटर की बात करें या आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो पता होना चाहिए किस में जीरो होता है, किस में इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए हम आगे पॉइंट ले चलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या था। देखिए, एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है इस टॉपिक में वो है आपका गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर यूज करना, या लिख दो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मतलब मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है, एमीटर नहीं था, और आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं हाई रेजिस्टेंस चेक करूं, मैं हाई करंट को चेक करूं, क्योंकि एमीटर क्या काम करता है, एमीटर काम करता है ज़्यादा करंट बताने का, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, मिनिमम करंट बताने का। लेकिन मान लीजिए आपके पास एमीटर है, आपके पास गैल्वेनोमीटर है, एमीटर नहीं है, तो आपको बोला जाए बताइए कि कैसे करंट मेजर करोगे, ये तो मिनिमम करता है, हाई कैसे चेक कर लोगे। तो इसको हम चेक कर सकते हैं कैसे, हम लोग क्या करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। ये आपका पीछे से आ रहा था 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, 10 एम्पियर का करंट आ रहा था। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, लो रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, लो रेजिस्टेंस, पैरेलल में इसके लो रेजिस्टेंस लगा दिया, और बीच में यहाँ लगाया था कहीं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब बेसिकली होता क्या है आपको हाई चेक करना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से 10 का 10 चला गया, ये मेज़र करके नहीं बताएगा, ठीक है, ये मेज़र करके नहीं बताएगा। तो आप क्या करोगे, ये 10 को डिवाइड कर दोगे, इस साइड चला जाएगा, मान लीजिए 9 एम्पियर का, इस साइड आया 1 एम्पियर का करंट, इसने मेज़र करके बता दिया कि यहाँ से 1 आ रहा है, लेकिन 9 इस साइड होकर लो रेजिस्टेंस, मतलब जो ना के बराबर रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से करंट पास होकर फिर वापस यहाँ पे आके ओवरऑल करंट आगे चला जाएगा, थोड़ा सा लॉस होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। अब आपके गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग कितनी बताई, 1 एम्पियर। तो मैं समझ गया कि मैंने यहाँ पे एक फिक्स वाला लगाया था, इसमें इस साइड फिक्स करंट जाता है 9 एम्पियर, मैंने फिक्स कर दिया था यहाँ पे 9। इसका मतलब इसकी एक रीडिंग इस साइड 9 होगी, अगर इसकी 1 है तो उस साइड 9 होगी, टोटल कितना होगा 10। मान लीजिए यहाँ पे रीडिंग 2 शो करता है, लेकिन अगर ये 2 है तो इसमें ये 9 टाइम्स ज़्यादा, ये 9 टाइम्स ज़्यादा, मतलब ये 18 होगा। फिर इसका मतलब 18 इस साइड से जा रही थी, 2 इस साइड से, टोटल कितनी जा रही है 20। मतलब इसकी एक रीडिंग और 2 रीडिंग दोनों ने, 1 और 2 ने मुझे बता दिया कि ये 10 एम्पियर था, 20 एम्पियर था। बताओ ये हाई चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता खाली कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आंसर होगा कनेक्ट लो रेजिस्टेंस पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो तो वो आपका एज अ एमीटर काम करेगा। तो क्वेश्चन बस यही आएगा कि बताइए रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना, सीरीज़ में, पैरेलल में, दोनों या कोई भी नहीं। तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, इसको याद रखना, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल में कनेक्ट करोगे लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के, वो एज अ एमीटर काम करेगा। आई होप समझ आ गई होगी। और इस लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं पैरेलल में कनेक्ट, इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं शंट, इसको बोलते हैं शंट। तो शंट क्या होगा, शंट आंसर होगा कि एक लो रेजिस्टेंस वायर होगी जिसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, किसके किसके आपके गैल्वेनोमीटर में। चलिए ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपका गैल्वेनोमीटर बर्न ना हो, ये ना जले, ठीक है, ख़राब ना हो, क्योंकि ज़्यादा करंट दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसके लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसको शंट बोला जाता है। और इससे मैं हाई करंट भी मेज़र कर पाया। इवन कि इसने एक ही रीडिंग दी, लेकिन इसकी एक रीडिंग भी 10 के बराबर होगी, क्योंकि मैं पता था उस साइड से 9 फिक्स करके रखा हुआ मैंने। तो इस पॉइंट से आने वाला क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट करके लिख लो। अगर गैल्वेनोमीटर को एज आ मीटर यूज़ करना हो तो बताइए लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर से कैसे कनेक्ट करना है। तो आंसर होगा सर पैरेलल में कनेक्ट करना, बस इतना ही आंसर देना है आपको। यही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर होती है जिसको एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते टाइम यूज़ की जाती है, ठीक है। अगला एक और पॉइंट लिखिए, फिर आपका ये पॉइंट खत्म हुआ, उसके बाद हम पावर को पकड़ेंगे, पावर वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। आगे लिखिए,
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। पहले आपने गैल्वेनोमीटर क्या यूज़ किया, एमीटर यूज़ किया। अब क्या करोगे, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, ये वोल्टेज बताता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, और कौन से वाला, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। इसमें आपका जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसको कनेक्ट किया जाता है कैसे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। तो वो कैसे काम करेगा, वोल्टमीटर की तरह। तो दोनों पॉइंट आपको नोट करके कॉपी पे लिख लेने हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को आपको एज अ मीटर यूज़ करना है, देन आप एक लो रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, आपका वो एज अ एमीटर काम करेगा। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर, देन आपको हाई रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में कनेक्ट करना है, देन यू विल गेट वोल्टमीटर। तो आपको वोल्टमीटर मिल जाएगा। बस इतनी से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सा इलेक्ट्रिक करंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे पावर के ऊपर, ठीक है, पावर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए एक बार मैं पावर वाला थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। अगर इस क्लास में ख़त्म होता है इसको ख़त्म करते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताते हैं, इसको ख़त्म करते हैं आज क्लास में। पहली बात तो अगर आपको बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर का ऐसे यूनिट क्या होगा, देन योर आंसर विल बी ऐसा यूनिट होगा इसका, डेट इज कॉल्ड वाट। क्या होगा, वाट, क्योंकि जेम्स वाट ने हमें पावर निकालना बताई थी। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये होता है कि कितना काम कितने टाइम में ख़त्म हुआ। ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर या इलेक्ट्रिक पावर। काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ कंजप्शंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर। या तो आप इसको एनर्जी के टर्म में निकाल लो, या आप काम के टर्म में निकाल लो। यहाँ भी मैंने बोला था रेट ऑफ वर्क लगा, इसका मतलब आपका जो पावर है वो किसके बराबर होगी, वर्क चेंज करना, रेट ऑफ मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, यही होती है आपकी पावर। इसी अकॉर्डिंग निकालो तो पावर मतलब एनर्जी को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, यही होती है पावर। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि काम कितनी स्पीड में किया जाए, कितने टाइम में किया जाए, वही आपकी पावर बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कितने टाइम में कितना काम हुआ, और कंजप्शन या कितनी एनर्जी यूज़ करी कितने टाइम में, इसी को पावर बोला जाता है। आपको ये याद रखना, पावर इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसी को लिखना चाहते हो लिख लो, आप लिखो वर्क पावर। ठीक है, पावर लिख लो, इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट कर रहा हूँ। बताइए वर्क का यूनिट क्या होगा, आप बोलोगे सर यूल होगा। टाइम क्या होगा, सेकंड होगा, तो यूल पर सेकंड भी होता है। पावर बराबर यूल पर सेकंड, ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड यूल पर सेकंड। यहाँ से निकालो तो भी यही आएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, यूल होता है, टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो पावर क्या होगा, यूल पर सेकंड। इस बात को आप नोट कर लो। ये तो आ गया डेफिनेशन के हिसाब से, पावर होगा आपका यूल पर सेकंड, इसको याद रखना। यही से आपको बोला जाए कि काम कितना होगा, तो आप बोलोगे यूल बराबर होगा पावर इंटू सेकेंड, क्योंकि इससे कुछ भी बना सकते हो ना, रिलेशन बना सकते हो। बस आपको ऐसा याद रखना है, पावर एनर्जी और सेकंड का रिलेशन, या पावर एनर्जी और पावर वर्क और सेकंड या टाइम का रिलेशन क्या होगा, तो ये था आंसर। ठीक है, इसके साथ साथ ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में वो बताता हूँ आपको, फिर इसको रिकैप करके क्लास को ख़त्म करते हैं। आपको एक टर्म याद रखनी है, एक आपको याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर दैट इज़ कॉल्ड P, ये बराबर होता है V इंटू आई, ये बराबर होता है B इंटू आई। बस इतनी सी टर्म आपको याद रखनी है, बस आपका क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बस सीधा सीधा पूछेगा। इसमें
कौन सा रिलेशन सही है ये पावर के अकॉर्डिंग? तो एक तो आपको पता है पावर होता है यूल पर सेकंड, एक तो इसको याद रखा आपने। दूसरा ये आप याद करो क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट अभी रेलवे के एग्जाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इवन कि CDSE एग्जाम में, CDS के एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए एक छोटी सी टर्म से। तो पावर बराबर B इंटू आई, बी क्या है वोल्टेज और बी क्या है वोल्ट, आई क्या है करंट। ठीक है, चलो अब मैं इससे बताता हूँ 3 रिलेशन कैसे निकलेंगे। एक हो गया ये आंसर याद रखना। दूसरा पावर ये भी हो सकता है, बताइए मुझे ओम्स लॉ ने क्या बोला था आपको? ओम्स लॉ ने बोला था B इक्वल टू IR होता है। करिए याद ओम्स लॉ को, अभी पढ़ाया मैंने कल की क्लास में। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना उसको याद कर लिया करो। ओम्स लॉ में बस यही तो याद करना था, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, बताइए करंट बढ़ाने से वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आप निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ से B की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। B कितना IR, B की जगह मैंने IR रखा और I ये वाला पहले भी है, तो I इंटू आई क्या हो गया I स्क्वायर R। ये भी याद रखना, पावर इसके बराबर भी होता है, पावर बराबर होता है करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। ये दूसरी कंडीशन याद रखनी है। तीसरी कंडीशन ये भी याद रखनी है आपको, यहीं से बन रही है। आपको पता है P इक्वल टू BI, तो मैंने पढ़ा अभी यहाँ से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने I की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ से I निकालो तो क्या आएगा B/R। I बाई ओम्स लॉ से मैंने करंट निकाला तो R नीचे आ गया B/R। तो अब मैं यहाँ पे फिर से पुट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पावर को B को मैंने B रखा, I की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। I की जगह क्या रखें B/R। इसका मतलब इसको रख सकता हूँ B स्क्वायर बाय R। ये भी आपका पावर की वैल्यू होती है। ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, तीनों की तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। बस आपका पावर वाला टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही करना है। पावर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना। पावर किसको बोला जाता है? पावर बोला जाता है काम, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, मतलब काम कितनी स्पीड में किया जा रहा है, कितने टाइम में, उसी को पावर बोला जाता है। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। फिर मैंने बोला एक क्वेश्चन ये याद रखना, बस इसको पक्का याद करना, 2-3 बार लिखना। पावर बराबर होती है B इंटू आई। तो ओम्स लॉ याद करके, ओम्स लॉ होता है B इक्वल टू IR, ये तो सबको याद होता है B इक्वल टू IR। आर्ट्स वाले बच्चे भी इसको याद कर लेना। अब मैं एक बार यहाँ से B की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो B क्या है IR, IR रखा तो I स्क्वायर R आ गया। एक क्वेश्चन तो ये बन गई, इसको भी बोल सकता हूँ। इसी को एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ से मैं I निकाल के B/R पुट कर दिया I की जगह, तो I की जगह B/R रखा और R पहले, B पहले भी था, तो B स्क्वायर R आ गया। यहाँ तो सीधी याद कर लो, पावर इसके बराबर भी होती है, पावर इसके बराबर होती है, पावर इसके बराबर होती है। एक 3 कंडीशन ये और एक आपका बेसिक टर्म्स का। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आपकी क्लास खत्म करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखो, आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, घर में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, तो क्वेश्चन होता है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाखों करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। याद रखना 746 वाट। 746 वाट का 1 हॉर्स पावर होता है। जैसे 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, वैसे ही 1 हॉर्स पावर का 746 वाट, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बोलेगा 1 किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, बोलेगा कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है। तो बच्चे यहाँ पे देखते हैं किलोवाट, किलोवाट देखते हैं कि वाट लग गया, तो किलोवाट मतलब हज़ारों में आ गया। देखो 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट, तो बच्चे बोलते हैं किलोवाट लग गया, किलोवाट लग गया, तो इसका यूनिट पावर बन गया बेटी। लेकिन ये पावर का ऐसा यूनिट नहीं है, ये पावर का यूनिट नहीं है, ये किसका यूनिट है? ये एनर्जी का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो किलोवाट आवर, यहाँ पे टाइम भी लगा था। खाली किलोवाट होता तो किलोवाट तो पावर का ही होता है, लेकिन किलोवाट आवर पूछा था। अब मैं बताता हूँ आप घर पे एनर्जी कैसे यूज़ करते हो। जो आपने यूनिट देखते हो ना कि कितने यूनिट लाइट खर्चा कर दिया आज, तो वो यूनिट कैसे बनाते हैं वो देखो, आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो जो 1 किलोवाट होती है, 1 किलोवाट आवर सब, वो आपकी 1 यूनिट लाइट होती है, लेकिन होती कितनी, यहाँ से निकाल चलिए। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और वाट है आपका पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? यूल पर सेकेंड। और आवर का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया। ठीक है, आवर्स मतलब कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड होते हैं ना, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया। बचा क्या आपका? 36 से के आगे 1 2 3 4 5 जीरो, और बचा क्या? यूल। ये क्या बनी आपकी? यूल क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है ना, एनर्जी का। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, या ऐसे बोल सकते हो 3.6 और 1 जीरो यहाँ से मैंने मूव किया, इस साइड लेके चला गया 10 की पावर 6 यूल।
ये होता है आपका 1 किलोवाट। आपके अपने लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करोगे, इसको बोला जाएगा 1 यूनिट, इसको बोला जाएगा 1 यूनिट। यहाँ बोलेगा 3600000 5 बार 0, इतनी जूल एनर्जी आपकी 1 यूनिट होती है। इसका मतलब समझिएगा, अब इसका मतलब समझिएगा, देखिए इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब होता है 1 किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 बार। अगर आप 1000 वाट को 1 घंटे के लिए लगातार यूज़ करते हो, 1000 वाट को 1 घंटे के लिए लगातार यूज़ करते हो, अगर 1 घंटा यूज़ कर दिया आपने 1000 वाट, तो वो 1 यूनिट लाइट खर्चा होगी। मान लीजिए आपने 100 वाट के 5 बल्ब यूज़ करे, मुझे बताइए कितने घंटे चलेंगे लगातार ये कि 1 यूनिट लाइट खर्चा हो जाएगी। और आपको पता है कि 5 बल्ब 100 वाट के हैं, 100 वाट 100 100 100 100, 1 घंटा चलेंगे तो ये 500 वाट बनाएंगे, 500 वाट, क्योंकि 100 वाट के ये 100 ये, और 1 घंटे में 500 वाट लाइट की, लेकिन 1 घंटे में 1000 वाट जानी चाहिए थी, तब जाके 1 यूनिट बना था। इसका मतलब 1 घंटा और चलाओ 500 वाट फिर हो गया, मतलब 2 घंटे चले तब जाके 1000 वाट 1 घंटे में खर्च होगी। तो ऐसे याद रखो कि 1 घंटे में अगर आप 1000 वाट को लगातार यूज़ कर देते हो तो वो 1 यूनिट लाइट खर्चा चली गई, ठीक है। तो ये लाइट होता है आपका लाइट यूनिट, बेसिकली ये एनर्जी का यूनिट होता है, सभी याद रखना। किलोवाट आवर्स एनर्जी का यूनिट होता है। और किलोवाट वोल्टेज को हम कैसे पढ़ेंगे, वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज मैंने पहले ही बीच में बताया था, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बीच का डिफरेंस, जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिफरेंस। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज ऐसे याद रखो कि मैंने आपको बोला भी था, जैसे मान लीजिए जो करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है, अगर चार्ज इस साइड से करंट फ्लो करेगा, वो फ्लो तब करेगा जब इसमें वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज उसको धक्का देने का काम करता है, वोल्टेज उसको धक्का देने का काम करता है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे इसमें आपका पानी है, ठीक, H2O है, आपको यहाँ से निकाल के इसको इसमें डालना है, इस पाइप में डालना है। तो कैसे डालोगे? तो यहाँ से क्या करेगी, मोटर लगा दी, मैं ये पानी खींचेगी, यहाँ से पास करेगी, यहाँ पे लेके जाएगी। तो ये मोटर क्या काम कर रही है? ये मोटर आपके पानी को फ्लो करवा रही है, धक्का दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है आपका, यही आपका वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्या होता है? जो करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। अगर एक तार में करंट हो लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं हो तो क्या आपको शॉक लगेगा? तो आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो वो आपकी बॉडी में कैसे फ्लो कर जाएगा? तो वोल्टेज होगा तभी करंट लगेगा। हमें जो लगता है वो करंट ही लगता है, बेसिकली करंट ही लगता है, लेकिन करंट लगता है वोल्टेज की वजह से। ये जितनी तेज़ को धक्का देगा उतनी तेज़ चलता है, और वही हमारे लिए शॉक होता है, ठीक है। तो वोल्टेज बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, एक तरह से क्या होता है ये, एक तरह से बस आप समझ लो कि आपके चार्ज को धक्का देने के काम आता है, उसी को वोल्टेज बोला जाता है। तो वोल्टेज आप बोल भी सकते हो, इट इज़ क्या है ये, वोल्टेज is the potential difference, voltage is the potential difference, voltage is the potential difference in charge between 2 points, in charge between the 2 points in an इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट। तो वोल्टेज क्या होता है? बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बीच में, दो तारों के बीच में, ठीक है, चार्ज के बिटवीन द 2 पॉइंट के बीच में, जिसको एक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कोई सर्किट हो गया किसी में भी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि क्या काम करता है वो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसकी मैं डेफिनेशन एक और लिखवा देता हूँ आपको। चलिए, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लेना, इसको खुद ही लिख लेना कि वोल्टेज क्या होता है, अपने हिसाब से रोमन में, हिंदी में, जैसे मर्जी लिख लो, कि जो करंट को फ्लो कराने के काम आता है, जो उसको जो पुश करता है करंट को, उसी को बोला जाता है वोल्टेज, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज ही बेसिकली आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसको वोल्ट में मेज़र किया जाता है, ठीक है, इसको वोल्ट में मेज़र किया जाता है।
और यही आपका कॉज होता है क्या, करंट को फ्लो करवाने का। ठीक है, मैं आपको लिखवा ही देता हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे, ऐसे लिखोगे तो हो नहीं। आप ऐसे लिख लो, वोल्टेज जो है आपका, वोल्टेज जो है वो कॉज होता है किसका, वोल्टेज कॉज अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो करंट का कॉज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, मतलब करंट को चलाने के काम आता है। जैसे आप बोल सकते हो लाइक अ फोर्स पुशिंग, लाइक अ फोर्स पुशिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा समझ सकते हो, जो उसको पुश करने के लिए काम आता है। तो मैंने आपको लिखवा भी दिया। तो वोल्टेज क्या होता है, तो करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज की वजह से। ठीक है, और आपका जो पावर हाउस पे बनाया जाता है वो क्या होता है, आपका वोल्टेज ही होता है, जो पीछे से वोल्टेज सप्लाई करता है, जो आपके करंट को लेके आपके घरों तक आता है। ठीक है, वोल्टेज जो आपके करंट को लेके आता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो पॉइंट और देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला से पूछ सकता है। आपको ऐसे याद रखना है, जो वोल्ट बराबर होता है वो बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है आपका जूल, और चार्ज होता है आपका कूलम। बताया था आपको कूलम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वोल्टेज बराबर होगा जूल पर कूलम। और आपका यहीं पे क्या था, जो जूल पर सेकंड था वो क्या था आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जूल पर सेकंड क्या था आपका, जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है। तो यहाँ तक हो गया। अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ से निकालो जूल, तो वो क्या हो गया, बी इंटू चार्ज क्यू। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात याद रखना कि वोल्ट बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क होता है आपका यूल, चार्ज होता है आपका कूलम। चलिए अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं, आपको बस इतना याद रखना कि वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। और वोल्टेज काम क्या करता है, आपके करंट को फ्लो कराने के काम आता है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें तार में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये मैंने लिखवा भी दिया क्या काम करता है। और एक इतनी बात याद रखना, वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो इसमें और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, वोल्टेज को ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, और इसका ऐसा यूनिट याद रखना। एनर्जी में आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। चलिए अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट पर नज़र डाल लेते हैं जो आपके चैप्टर में थे, इसमें आते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही। चलिए सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कूलम लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ लिख लीजिए आप लोग, कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है आपका कि दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्ट करने में या रिपेल करने में, उसको अपनी तरफ खींचने में या दूर करने में कितनी फोर्स लगी, ये हमें कूलम्स लॉ बताता है। ऐसे याद रखना, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी लगी ड्यूरिंग अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करते टाइम, एंड रिपल्सन, या आपको रिपल्सन करवाते टाइम। जैसे दो मैग्नेट आपस में खींचते भी हैं और वो रिपेल भी करते हैं, तो वो उसके बीच में जो फोर्स लग रही है अट्रैक्ट करने में, रिपेल करने में, उसी को बोला जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में यही निकालना सिखाया था, फोर्स कैसे लगती है। एक होगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्यू से नोट करता हूँ, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। और एक अगर पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, और फोर्स कैसे निकलती है आपकी, फोर्स निकलती है आपकी, फोर्स बराबर होती है वो सीधी सीधी डायरेक्टली अप्रोच में होती है दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई पे, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई पे और आर के स्क्वायर में। आर स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आर होता है बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, और क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज। तो ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आने वाले बता देता हूँ। पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स को दो चार्ज के बीच में कैसे लगती है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, जो भी चार्ज दोनों के होंगे, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए कि अगर बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, इफ़ डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, देन बताइए फोर्स क्या होगी,
फोर्स क्या होगी। तो आपको मैंने बहुत बार डिटेल में बता रखी ये चीज़ें कि अगर ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा रिलेशन होगा, अगर सीधे सीधे प्रोपोर्शनल डायरेक्टली तो उसका सीधा रिलेशन होगा। ये इनडायरेक्टली है ना, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिलेशन है, फोर्स इनडायरेक्टली रिलेशन है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, फोर्स कम होगी। अगर बोलेगा कि आपका चार्ज इंक्रीज हुआ तो मतलब फोर्स भी इंक्रीज होगी। बोलेगा आपका डिस्टेंस बढ़ा 2 टाइम्स हो गया, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2 टाइम्स, बताइए फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे रखिए फॉर्मूले पे, मैंने बोला इफेक्ट हमेशा फॉर्मूले में रख देना आपको पता है फोर्स इंटू Q1 Q2 और डबल कर दिया 2r का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, इसकी जगह आ गया 4r स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा क्या आया 4, इसका मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1/4 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगी फोर्स, इतनी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखना, इस पे क्वेश्चन ये पता हो तो सब कुछ निकाल सकते हो, ये मैं आपको बार बार बहुत बार सिखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको नहीं भूलोगे। तो आपको इतना ही बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, ई से नोट कर लो इसको, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे निकाल जाती है दो चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर के बराबर होती है। तो आई होप इतनी सी बात तो आप याद रख पाओगे। और कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्ट करते टाइम या रिपल्शन करते टाइम कितना फोर्स लगता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस एंड क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज। बस इतनी ही बात याद रखना, ये रिलेशन आप खुद बना सकते हो सारे, ये मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ। चलिए आगे अब हेडिंग दीजिए आप लोग, ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ उसका भी आपको। चलिए मैं एक बार बताता हूँ आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है। चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए अभी आप, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर ये इतना याद रखना, इट वर्क्स ऑन एसी, सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है, अल्टरनेट करंट पे, क्योंकि आपकी तारों में अल्टरनेट आता है और ये लगा आपके गांव में लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम कुछ नहीं होता, ये कुछ भी बनाता नहीं है, ये बेसिकली बस कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, इसको बोला जाता है स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज करंट को कम ज़्यादा करना, और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि डाउन करना, कम ज़्यादा करना, ठीक है। इसमें स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप में आप लोग क्या करते हो, वोल्टेज को बढ़ाते हो और करंट को कम करते हो। और आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ तो इसका उल्टा बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, ओम्स लॉ होता है B=IR, अगर करंट इंक्रीज करो तो वोल्टेज इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, करंट वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, वोल्टेज कम करोगे करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप वोल्टेज यहाँ पे क्या करते हो स्टेप डाउन में कम करते हो और करंट आपका बढ़ जाता है। ये आपने सुना भी होगा कभी कि अगर वोल्टेज कम आ रही है तो करंट ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म की वजह से होता है, ट्रांसफार्मर की वजह से होता है ये। और बेसिकली ये आपका किस पे काम नहीं करता, लिख लेना, इट डज नॉट वर्क ऑन ओम्स लॉ, और ये आपके ओम्स लॉ पे काम नहीं करता, इस बात को याद रखना, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आएगा कि स्टेप अप क्या करता है, ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को कम करता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज कम करता है, डाउन करना। तो वोल्टेज मेन आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज ही कम ज़्यादा करता है, क्योंकि पीछे से आपको पता होगा 11,000 वाट का करंट और पावर आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज आपके 220 वोल्ट घर पे आ रही है। तो वो स्टेप अप, स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज क्या करेगा, करंट को कम कर देता है, उसमें उल्टा चलता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन दो प्रकार का होता है, इसका काम कुछ नहीं होता, बस वोल्टेज को कम और ज़्यादा करना, करंट को कम ज़्यादा करना, और कोई काम नहीं है इसका, ये कुछ भी बनाता नहीं है, जो भी है वो पीछे से आपका पावर हाउस से आ रहा है, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब ये कंजर्व है, एनर्जी ना तो आप बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो। तो ये भी उसी पे काम करता है, ठीक है। ये भी कुछ बनाता नहीं, खाली रिप्लेस करता है, कम ज़्यादा करता है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करते हैं आप लोग, इसको बोल सकते हो ये फैराडेज लॉ पे भी काम करता है। फैराडेज ने हमें क्या किया था, लाइट बनाना सिखाई थी। तीसरे नंबर पे देखिए ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, और MEGNET मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथे नंबर पे म्यूचुअल इंडक्शन। ये सारे सिद्धांत पे काम करता है और इतनी डिटेल में 11-12 का चैप्टर है, ठीक है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो ये इन सब पे काम करता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी काम करता है, फैराडेज लॉ पे भी काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भी काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे भी काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है, करंट को कम करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज कम करता है, करंट को बढ़ाता है। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये मैंने चारों लिखवा दिए। ये किस पे काम नहीं करता, ये ओम्स लॉ पे काम नहीं करता, और ये सिर्फ और सिर्फ AC पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ AC पे काम करता है। एंड आई होप आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो चलिए मैं क्लास को यही पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपका चैप्टर ये ऑलमोस्ट डन हो गया। एनर्जी मैंने आपको बता दिया था और मैंने आपको हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंट बता दी, और इतना ही आपको करना है। बाकी MCQs में हम देखेंगे अगर कुछ बचा होगा तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए।